नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले चले नरकटियागंज के नौतनवा, जहां पर बिजली के लो वोल्टेज के कारण लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। नरकटियागंज के नौतनवा गांव में लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामवासी काफी दिनों से जूझ रहे हैं। लोगों की माने तो रात में वोल्टेज बिल्कुल लो हो जाता है। नौतनवा गाँव में स्मार्ट नाम के बर्फ के फैक्ट्री के साथ आटा चक्की चलता है। फैक्ट्री के चलने के कारण वोल्टेज लो हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि लो वोल्टेज की वजह से रात्रि के समय हम सब होमवर्क ठीक से नहीं कर पाते हैं। आंखों में दर्द शुरू हो जाता है। समस्या से आहत होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर बवाल काटा। गांव के 63 kV ट्रांसफार्मर के सहारे ही फैक्ट्री और गांव को बिजली मिलती है। इसी कारण ये समस्या हो रही है। मैसेज है कि पूनम दिक्कत हो रहा है और सोनम दिक्कत हो रहा है। लाइट सीरीज होती है रात को और फैक्ट्री को बंद नहीं करते हैं। लाइट का रास्ता लेकिन फैन जोड़ लिया, ये ऐसी है। हमारे यहाँ जो बर्फ़ फैक्ट्री चल रही है उसकी वजह से हम लोग को वोल्टेज नहीं मिल रहा है। लाइट सीरीज हो रहा है और हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई में चाहे गर्मी हम लोग को ज़्यादा झेलना पड़ता है। और हम लोग जेई से शिकायत किए थे। जेई साहब बोले कि 5 बजे तक चलेगा, 5 बजे के बाद बर्फ़ फैक्ट्री बंद हो जाएगा, आप लोग को रात को राहत मिलेगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो आते हैं और इनसे पैसा लेते हैं और लाइट चलवाते हैं इन्हीं का बर्फ़ फैक्ट्री। ट्रांसफार्मर में लाइट तो है मगर वोल्टेज कम है। कारण है बर्फ़ फैक्ट्री। ये रात में चला रहे हैं, वोल्टेज मिल नहीं पा रहा है। ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना पंखा कुछ भी चल नहीं पा रहा है। ना पंखा चल रहा है और ना लाइट जाए, ना साझे ना बिया, ना दिन के कबो रही तो रही, ना तो रात के ना। क्या लाइट वोल्टेज कम हो जा रहा है? जियो से कम हो जाला। पश्चिम चंपारण में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वन महोत्सव सह सघन वृक्षारोपण अभियान पूरे प्रखंड क्षेत्र में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक मनाया जाएगा, जिसके तहत नरकटियागंज प्रखंड के बनबरिया में वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बनबरिया पंचायत भवन के समीप इस योजना का शुभारंभ SDO ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वन ही जीवन है, इसलिए वृक्ष को अहमियत दें एवं वृक्ष लगाएं, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों के समक्ष भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। कभी सुखाड़ तो कभी अतिवृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं और इन सब बीमारियों का एक ही इलाज है, वृक्षारोपण। सब अच्छे से वाकिफ हैं। तो वृक्ष लगाना है और वृक्ष बचाना है, दोनों काम करना है। क्योंकि आने वाले समय में जब पानी की किल्लत होने वाली है और जब जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है और जब टेम्परेचर बढ़ने की बात हो रही है, तो कई तरह की समस्याएं आएंगी। इसलिए समय रहते चेत जाना है। समय रहते नहीं चेतेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना होगा। लखीसराय के नवनिर्मित रामगढ़ चौक थाना भवन का आज उद्घाटन किया गया। लखीसराय जिला बने 25 साल पूरा होने के बावजूद कृषि कार्यालय के भवन में ही थाना चल रहा था। थाने को अपना भवन नहीं होने के कारण यहां कृषि विभाग के भवन में सांकेतिक किराए के रूप में थाना का संचालन हो रहा था। अपना भवन नहीं रहने के कारण पुलिस पदाधिकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसमें रामगढ़ थाना भी लिस्ट में शामिल था। यहाँ न ही मालखाना था और न ही कोई हाजत। अक्सर कैदियों को खिड़कियों के एंगल से बांधकर ही रखा जाता था। काफी लंबे अरसे के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण के द्वारा रामगढ़ थाना चौक पर अपना भवन तैयार हुआ। रामगढ़ थाना को अपना भवन होने से पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अब सहूलियत मिलेगी। नए थाना भवन का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विद्वानों पंडितों ने पूजा अर्चना के संग की। लखीसराय SP सुनील कुमार ने फीता काटकर नारियल फोड़कर विधिवत इस थाने का उद्घाटन किया। SP सुनील कुमार ने बताया कि रामगढ़ थाना को अपना भवन नहीं रहने के कारण काफी परेशानी हो रही थी, अब वो परेशानी दूर हो गई है। ये देखिए काफ़ी आधुनिक बना हुआ है, नया थाना बना हुआ है पुलिस भवन निर्माण विभाग के द्वारा। इसमें सारे ऑफिसेज हैं, प्लस 40 कांस्टेबल का बैरिक भी है, वॉच टावर भी है। सुरक्षा के लिए अच्छा इंतजाम है, काफ़ी ऊँची बाउंड्री भी। तो कुल मिला के एक नया और आधुनिक भवन बना है। सर क्या यहाँ नया भवन में आने
सुविधा होनी चाहिए, पब्लिक भी आएगी उसको भी सुविधा मिलेगी, बैठने का सारा इंतजाम है। और हमारे सिपाही जो भी किसी तरीके से रहते थे उनको भी अब अच्छे बैरक नया बना हुआ है, बना ये सभी के लिए अच्छा। सुपौल के कोसी प्रोजेक्ट में भीषण चोरी हुई है। सुपौल सदर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ गया है। यही कारण है कि एक पखवाड़ा के अंदर शहर के सबसे खास मोहल्ला में 2 चोरी की भीषण घटना घट चुकी है, जिसमें कोसी प्रोजेक्ट के अंदर एक शिक्षक के सोने घर को चोरों ने निशाना बनाया। बताया गया कि इस चोरी की घटना में घर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने घर में रखे तमाम जेवरात सहित अन्य बेशकीमती सामान चुरा लिए। इस बात की जानकारी गृह स्वामी को तब मिली जब नागपंचमी में घर गए परिवार वाले सुबह अपने आवास वापस पहुंचे और वहां की स्थिति देखकर दंग रह गए। खास बात यह है कि चोरी की घटना को लेकर पीड़ित ने लिखित शिकायत थाना जाकर दिया, लेकिन दोपहर तक सदर पुलिस थाना झांकने तक नहीं पहुंची। नागपंचमी मेला में हम जो है घर गए थे, वहां से आने के बाद जो है आज सुबह रूम टूटा हुआ था तो थाना में आवेदन दिए हैं। लगभग चोरी जो है 3 लाख का करीब हुआ। क्या कुछ ले गया है चोर? जेवरात है, टीवी है और कपड़ा सब महंगा वाला जितना है कीमती। कितने दिन से घर सुना था? 3 रोज। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी है, अभी तक नहीं आए हैं, उन्हीं के इंतजार में। सुपौल में एक फाइनेंस कंपनी से लूट करने वाला लुटेरा पकड़ में आ गया। सुपौल पुलिस ने चोला फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हुई लूट का कुछ ही घंटों में खुलासा कर 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ लूटी गई बाइक और सामान बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के ऊपर सहरसा और बिहरा थाना में भी लूट के कई मामले दर्ज हैं। सदर थाना की लौकहा पुलिस ने इन तीनों अपराधियों को सुपौल बरुआरी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। ये तीनों अपराधी लगातार सुपौल जिला में लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। इस बाबत एसपी मृत्युंजय कुमार चौधरी ने बताया कि चोला फाइनेंस कंपनी से लूट होने के बाद सुपौल जिला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिसमें सहरसा के 2 अपराधी अभिजीत सिंह सुपौल के बरुआरी का रहने वाला है, वहीं शिवम और राकेश सहरसा का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि चोला फाइनेंस कंपनी से लूट के 8 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया गया। इस काम में शामिल पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। नाम के व्यक्ति हैं जो कि चोला फाइनेंस कंपनी में सेल्स ऑफिसर में का कार्य करते थे। इनकी मोटरसाइकिल, मोबाइल, बैग, पर्स और रुपया अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा अमहा चौक के पास छीन लिया गया था, जिस संबंध में सुपौल लौखा ओपी में कांड संख्या 524 दर्ज किया गया। पुलिस के द्वारा कांड दर्ज होने के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई की गई और घटना घटित होने के मात्र 6 से 8 घंटे के अंदर अपराधियों को धर दबोचा गया, जिसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हुए, जो क्रमशः अभिजीत कुमार सिंह, शिवम कुमार और राकेश शाह हैं। ये तीनों इस थाना के अतिरिक्त विभिन्न कांडों में पूर्व में भी सहरसा और बीरा थाना अंतर्गत काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इनके पास से जो गिरफ्तारी हुई थी, इनके पास से 2 देसी कट्टा, गोली, लूटी गई मोबाइल जो कि मोटरसाइकिल से के चालक से लूटी गई थी, साथ ही मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ और इन लोगों के पास से भी एक लाल रंग का अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबर का, जिसका कि ये लोग अपराध में प्रयुक्त करते थे। इस छापेमारी दल का नेतृत्व प्रभारी ओपी अध्यक्ष लोखा पूर्णी अखिलेश्वर कुमार के द्वारा किया गया है ना। सभी जो अच्छे पदाधिकारी जिनके द्वारा कार्य किया गया है, सभी को हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं और इन लोगों को जो हथियार बरामद हुआ है, इसका एक हम लोगों ने अलग से कांड दर्ज किया है, ताकि 1 माह में हम उस कांड में स्पीडी ट्रायल करा करके इनको सजा दिलाएं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व में अभी हाल के दिनों में ही एक पुस्तक विक्रेता के साथ भी हाथापाई और लूटपाट की घटना इन्होंने किया था, जो हमारे जिले में जिसमें सनसनी थोड़ी फैली थी, जैसा कि मीडिया वालों ने भी इसे उठाया था। उसी समय से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। बंगाल से अपहृत लड़की लखीसराय में बरामद की गई। लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र के हनुमान नगर से पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक अपहृत लड़की को बरामद किया है तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। डालसा लखीसराय के सहयोग से अपहृत लड़की लखीसराय हनुमान नगर से बंगाल पुलिस ने कवैया थाना के सहयोग से बरामद कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदर्श लक्ष्मीपुर निवासी श्यामल शर्मा आसनसोल सीजीएम के न्यायालय में परिवार दायर कर अपने भतीजी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था
और आरोप लगाया था जो टीपू कुमार ने उनका अपहरण किया है, जिसे न्यायालय ने कुल्टी थाना को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और लड़की को बरामद कर लिया। क्या मामला है बताइए आप? कहाँ से आप आए हैं? बंगाल से आए हैं। कैसे आए हैं आप यहाँ? उनको लाया गया। कौन लाया? नहीं लाया। क्या नाम है उनका? टीपू कुमार। मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करके घर में बंद करके रखा। जबरन रखा था? हम लोग सर गांव से दोनों प्रेम करते थे 1.5 साल से सर। हैं? प्रेम हम दोनों कर रहे थे 1 साल से सर। उसके बाद ये बंगाल, इसका चाचा, इसके पापा इसको बंगाल भेज दिया। वहाँ से हम दोनों प्रेम विवाह में, ये हमको एड्रेस वहाँ कर दिया, वहाँ से हम इसको लाए। कोर्ट मैरिज भी किए, सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, और 1.5 साल से हम लोग रह रहे हैं। 9 महीना का बच्चा भी इसके पास है मेरे साथ। क्या मामला है सर? मामला एक एफआईआर हुआ था किडनैप का। अच्छा जी सर। उसको किसी को रिकवरी करके ले जा रहे हैं। किस तरह का मामला है सर ये? किडनैप का मामला, किडनैपिंग का मामला है। कहाँ से बरामद किया गया सर लड़का? हनुमान नगर लखीसराय से। तो इसको अभी कहाँ ले जा रहे हैं सर? आसनसोल ले जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल। इसका मम्मी कोई जाएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ऐसा ही सुबह। 4 लड़का से गया वहाँ। मेरा बेटी जो थी दूसरे को बच्चा खिला रही थी। मेरा गोतनी बोली कि जाओ उसको दे के आओ, गाय के लिए शाम को रख ले है। ये देने गई, 4 लड़का से ठीक था, इसको उठा लिया, उल्टी स्टेशन ले गया। जब स्टेशन ही गई तो वहाँ भी चिल्लाई हुई, तो पुलिस को ही पैसा दे दिया। ये बोला कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, दिमागी हालत इसको खराब है। फिर वहाँ से ये चल गई, इसको हैदराबाद लेके चल गया। हैदराबाद में कि जानवे करते हैं सर, तेलुगु भाषा है, किसी को तो बात समझ आता नहीं है। तो उसके बाद फिर लेके आया, ये अपना बहन की शादी में लेके आया। कि फॉर्म 8-10 दिन से इसको फॉल थोड़ा मिल रहा है। इसको मैंने अपना में फंसाया कि हम आपके साथ रहबे करेंगे, तो इसको थोड़ा छूट मिला तभी फोन हमको की कि माँ ऐसी बात है। हम बोले तुम गए थी है तो रहो। बोले हम अपना मर्जी से नहीं गए वहाँ, से हमको ले जाओ, ऐसा बात है, हमको ऐसे टॉर्चर करता है। धारा 370 पर गुलाम रसूल बलियावी के बयान की जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने आलोचना की है। धारा 370 पर कल गुलाम रसूल बलियावी के दिए बयान पर आज आरसीपी सिंह ने उसकी आलोचना की। आरसीपी सिंह ने इशारों में ही बलियावी को चेतावनी देते हुए कहा कि 370 के मसले पर पार्टी लाइन का ध्यान रखते हुए बयान दें। गुलाम रसूल बलियावी ने आरसीपी के चेतावनी पर इशारों में फिर तंज कसते हुए कहा कि आरसीपी बड़े नेता हैं, क्या कहा हमें पता नहीं, पर हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। मतलब बलियावी ने आरसीपी को नेता मानने से इनकार कर दिया। तो हम लोगों का स्टैंड बहुत सा है और इसमें कोई तुष्टिकरण से लेना देना नहीं है, भाई हमारी पार्टी के सोच से। तो मैंने कहा ना कि देखिए लोकतंत्र, हर एक पार्टी स्वतंत्र है, एक सोच रखती है और उस सोच के अनुरूप अपना व्यवहार करता है। और जब कोई मुद्दा कानून बनने के लिए आता है अपना संसद में, तो अपना पक्ष रखता है। तो जनता दल ने अपना पक्ष रखा, पक्ष रखने के बावजूद भी वो कानून बन गया। आज अब धारा 370 नहीं है, हट चुका है। आप जान रहे हैं कि जो कश्मीर राज्य था उसका में भी 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो देश का कानून है। हमने अपनी बात रख दी, अब कोई कानून बन गया तो बन गया। क्या मानते हैं सही कदम है? आप फिर देखिए, आप इसको समझे, मैंने क्या कहा, धारा 370 हट गया। धारा 370 पर हमारा एक पार्टी के स्टैंड है, तो जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा के फ्लोर पर रख दिया। लेकिन उसके बाद आप जरा इस बात को समझिए, लोकतंत्र में क्या होगा? लोकतंत्र में बहुमत से निर्णय होगा, और बहुमत से अगर कोई निर्णय हुआ और उसके बाद कोई कानून बनता है, उसमें आप क्या करेंगे? लोकतंत्र में अगर कोई कानून बने उसके बाद ही विरोध करते हैं, तो लोकतंत्र का ये नहीं। सर, ये आपकी पार्टी का वॉकआउट सियासत पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि वॉकआउट कर जाए। जो सवाल उठा रहे हैं ना, उनका अपना एजेंडा है। हमारे पार्टी का कोई अलग से एजेंडा नहीं, हमारा बहुत स्पष्ट था और शुरू से हम लोग करता है। क्या मतलब बहिष्कार क्यों किया? चाहते तो आप, अरे आपके चाहने से हमने कहा अपनी बात तो रख दिया ना जी, हमने अपनी बात रख दिया, फिर हमने अपना कह दिया कि भाई इसके साथ हम नहीं, हम बात है। क्योंकि लोग आज समझते लीजिए, लोकतंत्र में 3 ऑप्शन है। आप किसी भी जो बिल आता है उसके पक्ष में मतदान करिए, उसके खिलाफ मतदान करिए, उसके बाद तीनों। तो बीजेपी बार बार जो कर रही है कि जम्मू और कश्मीर का वो फैक्ट, उस पर चलिए आज बताइए। आज जो 7 तारीख को हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो 7 तारीख को 370 है
और आप जान लीजिए कि जब 370 नहीं और वहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए तो आगे देखना है ना, है वहाँ जो काम होगा पहले से बेहतर है, उसके बराबर है या उससे खराब है, जब भी आप कैसे करें तो आगे आप देखिए। लेकिन जिस तरीके से बिल लाया गया आपको लगता है कि ये सही था, क्योंकि आप सहयोगी पार्टी थे तो आपको विश्वास में पहले से? देखिए ऐसा है ना कि कोई भी सरकार होती है, बिल लाना उनका अपना प्रेरोगेटिव है, उसको आप बिल नहीं माना। बहुत सारे बिल हैं कि बिल नहीं, अगर इस देश के बिल लाने के जाइएगा ना तो बहुत सारे तो उसी समय आता है, इसलिए उस पर आप मत जाइए कि ये लाया गया समय पर नहीं लाया गया, उस पर कोई वैसा कोई बात। आप एक स्ट्रांग सहयोगी पार्टी थी, उनको पता है, उनको पता था कि 370 पर आपका विरोध है, तो आपको पहले से विश्वास में ले लिया है ना, हमको बताएं, हम भी उनको बात बताएं, जान लीजिए इस बात को जरा आप लोग समझ लीजिए। हम लोग अलायंस में हैं तो जो भी बात होता है हमको बताते हैं और हमारा जो स्टैंड है उसको हम बताते हैं, ऐसा नहीं कि गुपचुप तरीके से जो बातें आती हैं हम भी बताते हैं, वो भी बताते हैं। सदन में रखने से पहले आप लोगों से बिल्कुल पता नहीं, पता हम जानते हैं ना। पटना में मॉब लिंचिंग पर एक संवाद का आयोजन किया गया। राजधानी पटना में बढ़ते मॉब लिंचिंग घटना को रोकने के लिए पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने एक संवाद के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया और सुल्तानगंज थाना परिसर में 2 लोगों को मॉब लिंचिंग से पीड़ित युवकों को बचाने पर प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया और लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना को न बढ़ने दें, अगर ऐसी घटना हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और हो सके तो उस पर काबू पाने की कोशिश करें ताकि किसी भी निर्दोष की जान न जाए, क्योंकि यह घटना प्रायोजित ढंग से अंजाम दी जा रही है जिसे असामाजिक लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इसे तुरंत रोकें। पटना के सुल्तानगंज थाना परिसर में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि और एसएसपी गरिमा मलिक ने युवकों को सम्मान दिया। स्नेह का वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मोहम्मद मेराज को सम्मानित करते हुए ये ऐतिहासिक क्षण जब यहाँ के 2 युवा 2 तारीख को आरोप था कि मोबाइल चोरी कर लिया। हाँ, मारपीट कर रहा था, मारते हुए ले जा रहे थे, तब आप लोग हाँ उसके बाद वो लोग चले गए, फिर थाना में आए, फिर उसके बाद 15-20 मिनट बनाया, घर के पास बैठे थे, फिर वो मरते थे यहाँ पे लेके आए। अच्छा बचाया तब जाके जान बची थी, तो और भी लाठी डंडा। हाँ अच्छा तो कुछ भी हो जाता फिर घटना आपके साथ। दूरी से जो है कुछ असामाजिक तत्व जो है एक और जो नवयुवक है हमारे उनको पीट रहे थे, उनको छुड़ाया गया और दूसरा जो सामने है एकदम यूनिटी की अगेन जो हम बात करते हैं कि एक साथ जो है हिंदू है, मुसलमान है, सभी मजहब जो है, सिख है, ईसाई है, सब मिलकर के रह रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी मिसाल प्रस्तुत की गई है, इसके लिए आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की मिसालें हम लोग जो है प्रस्तुत करते रहेंगे और ऑलरेडी जो धरती है इसका जो इतना अच्छा नाम है इसको आगे और बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किस अपराध की बात? यहाँ पर अभी हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं ये मॉब वायलेंस जो कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि अफवाहों के बेस पर जो है बढ़ रहा है, जयदेव पट्टी सहित एक रिपोर्ट हुई थी, उसके बेसिस पे जो है वो पूरे ज़िला में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलकर के एक अभियान स्वरूप जो है सभी दूरस्थ इलाकों में भी जो है बैठकें कर रहे हैं। कई बैठकें जो हैं वो थानों के स्तर पे, ब्लॉक्स के स्तर पे हो रही हैं, सब डिविजनल ऑफिसर्स जो हैं वो लगे हुए हैं और वरीय पदाधिकारी भी सब जगह पर निकल करके जो है बैठकें कर रहे हैं। लगभग 10 के करीब इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे जिसमें एफआईआर सब में दर्ज हुई है, जिसमें सब में अरेस्टिंग्स हुई हैं। सोशल मीडिया पे या अन्य माध्यम से जहाँ पे भी अफवाह उड़ाई जा रही है उसमें जो है कार्रवाई हो रही है। इवन ये मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स या अन्य किसी सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के जो है अफवाह वाले जो है मैसेज फैलाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। साथ में ये सब जो लीगल कार्रवाई है उसके साथ में जो है वो ज़िला जो है प्रशासन और पुलिस मिल कर के एक मुहिम के तौर पे जो है बैठ के कर रहे हैं और जिसमें बेसिक जो उसका रीज़न है उसमें
उसमें आधार है कि जनता जो है उसको जागरूक करना, जनता के जो अच्छे लोग हैं उनको जागरूक करना कि इस तरह की कोई भी अफवाह आती है तो उसका वेरिफिकेशन हो, वेरिफिकेशन के बाद कोई भी ऐसी सूचना अगर सत्य पाई जाती है तो उसमें कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत जो है पुलिस को सूचना हो और पुलिस आगे की जो है कानूनी कार्रवाई करे। जनता कहीं पे भी जो है किसी अफवाह में आकर के कानून को स्वयं हाथ में ना ले, कानून के विरुद्ध खड़े ना हो और जनता से अपील है कि पुलिस के सहयोग में खड़े हों। अभी तक जितनी भी सभाएं हुई हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला है। राइट फ्रॉम ये जो घटनाएं हो रही थी उसमें जो है काफी अभी तक जो है देखा जा रहा है कि गिरावट आई है। बेगूसराय के कारगिल सभागार में बकरीद और अंतिम सोमवारी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएम राहुल कुमार ने कारगिल सभागार में बुधवार के दिन बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक की, जिसमें आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया, जिसमें दो समुदाय में पहले से उत्पन्न विवाद का जिक्र पार्टी के कई दलों के जिलाध्यक्षों ने प्रमुखता से किया। भाजपा नेता अमरेंद्र कुमार अमर ने नीरपुर, बलिया, बारो समेत कई जगहों पर पूर्व में हुए कई उत्पन्न विवादों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जिले में किसी तरह की सामुदायिक विवाद नजर नहीं आ रही है। दो समुदाय के बीच आपसी सौहार्द का मिसाल बेगूसराय से शुरू हो रहा है। वहीं पैगाम अमन कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अहसन ने डीएम को जिले में कई जगहों पर हो रहे आपसी तनाव का जिक्र किया। लेकिन कुछ के बारे में आपको समझ देना चाहता हूँ। अभी जो देश में वर्तमान हालात है उसमें स्वाभाविक है थोड़ा कहीं से जुड़ना ही नहीं किसी का कमाइयाँ की जाने में उसको इसको करने में उसका तो इस तरह हम समझते हैं कि इनको प्रॉब्लम से है विशेष नहीं। झंझारपुर में अनियंत्रित बिजली आपूर्ति को लेकर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। अनियमित विद्युत आपूर्ति से नाराज ग्रामीणों ने रुद्रपुर बिजली पावर सब स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही रुद्रपुर थाना को भी निशाना बनाया। दर्जनों की संख्या में महिला एवं पुरुष थाना पर पहुंच गए और पत्थरबाजी करने लगे। बिजली विभागीय कर्मियों के साथ मारपीट भी की, जिसमें कई कर्मी घायल हो गए। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस वहां पहुंची और लोगों को खदेड़ दिया। वहीं 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों के परिजनों ने रुद्रपुर थाना पर जोरदार पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बताया जाता है कि अंद्रथाड़ी प्रखंड के कई पंचायतों में महीनों से दिन और रात में बिजली की आंख मिचौली लगातार चल रही है और मीटर रीडिंग में अनियमितता से ग्रामीण काफी उग्र हो गए थे। शायद बाद की बात है, पहले तो एक पावर ग्रिड है उधर रुद्रपुर थाना के क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पर रात में कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा जाके बिजली की आपूर्ति को लेकर कुछ मारपीट की गई, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। इसकी जानकारी मिली है रुद्रपुर थाना को, तो उसके बाद लोग गए हैं वहाँ पे। कुछ ग्रामीणों के द्वारा कुछ लोगों को पकड़ कर रखा गया था, उन लोगों को अरेस्ट करके लाया गया थाने में। तो उसके बाद जो बिजली विभाग के अफसर थे उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब किया गया। तो तब तक हमको लगता है कि आज सुबह कुछ ग्रामीणों के द्वारा आके उन लोगों को जो लोग पकड़े गए थे उन लोगों को भी छुड़ाने का कुछ प्रयास किया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा उन लोगों को समझा बुझा के हटा दिया गया है और उसके बाद जो लोग पकड़े गए थे उनकी प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई की। झंझारपुर में बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर भाकपा ने उग्र प्रदर्शन किया। भाकपा अंचल परिषद लखनऊ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा प्रखंड सह लखनऊ अंचल कार्यालय के सामने मुख्य द्वार पर घंटों धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में बाढ़ पीड़ितों के साथ अंचल अधिकारी रोहित कुमार के भेदभावपूर्ण रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए राज्य परिषद सदस्य उपेंद्र सिंह ने कहा कि अंचल अधिकारी मनमाने ढंग से बिचौलियों के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की सहायता राशि उपलब्ध करा रहे हैं, साथ ही नाजायज राशि भी वसूल रहे हैं, जिससे वास्तविक रूप से बाढ़ प्रभावित परिवार वंचित हो रहा है और इससे लोगों में काफी गुस्सा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के रूप में और उसके बाद आम सभा यहाँ करने के लिए बैठे हैं। प्रदर्शन में हम लोगों का मुख्य मांग है, इस अभी कुछ दिनों पहले जो इस पूरा झंझारपुर अनुमंडल के विभिन्न पंचायत में जो बाढ़ की विभीषिका के कारण किसानों का नुकसान हुआ, गरीब परिवार बह गए, कितनों का जान चला गया, मवेशी का जान चला गया, पूरा अस्त व्यस्त यहाँ का माहौल हो गया। लेकिन उसके मुआवजा और राहत के नाम पर सरकारी खाना पूर्ति होता रहा। आज उसके बाढ़ राहत की सूची में जो अनियमितता की गई है
कि अब बाढ़ के बाद की जो परिस्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है, सुखाड़ से निपटने के लिए जो सरकार के हाथ में कुछ योजना नहीं है, दोनों परिस्थितियों से गरीब परिवार, किसान, मजदूर यहाँ लखनऊ में झेल रहे हैं। उस तमाम उनको मुआवजा देने के लिए, राहत में सही वितरण के लिए, और भी समस्या जो है स्थानीय मुद्दा जो इस ब्लॉक कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मीडिया कर्मियों के द्वारा कलम उठाया जाता है और उनके बिचौलियों के द्वारा जो उन पर गोलीबारी की जाती है, उस मुद्दा को भी जोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आज विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। अभी ये चेतावनी है, अगर इसके बावजूद भी हमारे मांग पर सहानुभूति पूर्वक वार्ता नहीं की गई, इस पे कार्रवाई नहीं की गई, तो अगला रणनीति बनाकर इस संघर्ष को और तेज हम करेंगे। हम 5 डिसमिल जमीन प्रत्येक गृहविहीन परिवार को दिलाना चाहते हैं। बाढ़ पीड़ितों को उसके घर में अविलंब उसको हर एक तरह का सुविधा मुहैया करवाना चाहते हैं। महज 6,000 रुपया उनके खाता पर भेजवाकर आप बाढ़ पीड़ितों को मलहम पट्टी नहीं लगा सकते, उनका फसल का मुआवजा उनको देना पड़ेगा। अभी उनका खेत सूखा है, सूखा से निपटने के लिए उनको राहत देना पड़ेगा, बिचड़ा का व्यवस्था करना पड़ेगा, उनको आर्थिक सहायता देना पड़ेगा किसानों को, और भी सारी समस्या है। तमाम मांगों को समाहित करके आज का ये कार्यक्रम रामनारायण यादव और उपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मिथिला मारवाड़ी महिला संघ द्वारा रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मिथिला मारवाड़ी संघ द्वारा रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल ये जागरूकता शिविर महिलाओं से संबंधित बीमारियों को लेकर था। महिलाओं में होने वाली बीमारी और ब्लड डोनेशन को लेकर काफी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हर एक पहलू पर बारीकी से अपनी बात रखी और उन्होंने बताया जो महिलाएं कब और किस परिस्थिति में रक्तदान कर सकती हैं, अंगदान कर सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर गुंजन शुक्ला ने इस मौके पर महिलाओं में होने वाली बीमारियों और उससे कैसे बचा जाए इस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। निश्चित रूप से ये शिविर महिलाओं के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। महीना छूट गया था, फिर महीना होने लगा और बदबू आ रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। सीधे हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है, सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है, एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं है, मेनोपॉज की बात ब्लीडिंग, इट्स रियली सोशल स्टिग्मा, इट्स रियली हेल्थ स्टिग्मा, और ये मैक्सिमम केसेस में ये सर्वाइकल कैंसर के साथ लेकर आता है हमारे पास में। तो इसका कारण कहाँ से शुरू होता है? शुरुआत ये बचपन से ही हो जाती है। किस स्टेज पे इसे हमें रोकना है, इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। और आप कितने लोग, ऑलमोस्ट 50-60 हम लोग यहाँ पे हैं, अगर आज 50-60 लोग इसकी जानकारी ले लेते हैं, मुझे लगता है ये साइकिल अगले 50 को शिक्षित करेंगे और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट मुझे नजर आएगा अगले 10 साल। ठीक है, तो मेनार्की मतलब मासिक की शुरुआत, मासिक की शुरुआत आजकल थोड़ा अर्ली होने लगा है। पिछले 10 साल पहले जब हमारे पास बच्चियाँ आती थी 15, 14, 16 तक जाती थी मेनोपॉज में, आज हमारे पास बच्चियाँ आ रही 10 से 11 साल, लेटेस्ट बाई 13, 11, 12, 13 भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एक्सेप्टेड। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने की गुंजाइश कम है। लेकिन अगर ये और थोड़ा अर्ली हो रहा है, 9 years, 10 years, 8 years, जिसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, जिसको प्रिकॉशियस मेनार्की बोलते हैं, इस कंडीशन में अगर आपके घर में किसी बच्चे को 8, 9, 10 साल में पीरियड हो रहा है तो बी अलर्ट हियर। यहीं से शुरुआत हो रही है कि आगे भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है। तो वहाँ उस स्टेज में उसको जो भी डॉक्टर से सलाह लेकर उसको हमें वहाँ पे थोड़ा स्टे दिलाना है कि उतना अर्ली मेनार्की ना हो। कॉजेज ऑफ जो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है या एंडोमेट्रियल कैंसर, उसमें अर्ली मेनार्की मतलब जल्दी मासिक होना, लेट मेनोपॉज, अगर ज़्यादा देर से भी मासिक छूट रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। जो टाइम बना हुआ है कि 45 to 50 years, लेटेस्ट बाई 52 मेनोपॉज आ जाए तो आ जाना जरूरी है, ये बेटर हेल्थ के लिए। अगर 50+ जा रहा पीरियड तो वही थोड़ा कंसस हो जाए, आप डॉक्टर से जरूर मिले, लोगों को जरूर बताएं कि मेरा इस तरह का है, मुझे क्या सलाह देना है। यहाँ पे उपस्थित है लगभग सभी आदमी का बिजनेस का ही चक्कर है, नौकरी वाले बहुत कम आदमी है। तो सभी आगे आप देखते होंगे कि जितना भी दुकान है, जितनी आप प्रोडक्ट बाहर दिखाते हैं उतना माल बिकता है। तो मार्केट में कहावत ये जो बिकता है वो बिकता है। तो मैं चाहूँगा कि मार्केट में तभी ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया बढ़ेगी जब वो देखेंगे,
So to exhibit everything in front of the eye, सुनने से, बोलने से, समझने से नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि जब भी कोई ब्लड डोनेशन की पार्ट हो तो अपने सहयोगियों को, आपके साथ और भी कोई आदमी, उन लोगों को निश्चित उस ब्लड बैंक में लाएं, दिखाएं। एक बार, दो बार, तीन बार देखते देखते अल्टीमेटली उनके मन में एक इच्छा जरूर जाग जाती है कि मुझे ब्लड डोनेशन देना है, और ब्लड देने की प्रक्रिया से जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तरह मैं बताऊंगा कि जापान के आदमी को आप लोगों को पता है कि बहुत छोटा होता है, 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट। उतने बड़े आदमी को एक गाय को उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार की कहानी है वहाँ की कि एक गाय वहाँ पैदा हुआ, बछड़ा, तो जो बच्चा वहाँ का था उसके पेट में गर्दन लगाकर रोज का रोज उसको उठाया करता था। एक दिन उठाया, छोटा बच्चा था, उठ गया, दूसरे दिन उठाया, उठ गया, तीसरे दिन उठाया, उठ गया, चौथे दिन उठाया, उठ गया। लेकिन आदमी के बढ़ने का दर उतना ज्यादा नहीं था जितना उस बछड़े का बढ़ने का दर था। तो बछड़ा हो गया लगभग 2.5 क्विंटल का और आदमी रह गया 40 किलो का। उसके बावजूद भी प्रत्येक दिन अपनी आदत को बनाए रखने के कारण वो आदमी सक्षम था, क्योंकि कभी जिस दिन वो जो भी वेट बढ़ता था प्रत्येक दिन उसमें आदत सी बन गई। अन्यथा नहीं लेंगे कि प्रत्येक जितनी भी माता बहन है, प्रत्येक को मासिक स्राव तो होता ही होता है। प्रत्येक मासिक स्राव में यह माना जाता है कि मिनिमम 300 ग्राम ml और मैक्सिमम 750 ml ब्लड का लॉस प्रत्येक महीना होता है। जिस तरह अभी महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर आपने आयोजित किया है, डोनेशन के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। क्या लगता है इससे एक जागरूकता फैलेगी? निश्चित रूप से एक से एक कड़ी जुटती है। जब कभी लंबी चेन बनने की प्रक्रिया होती है तो एक रिंग जब दूसरे रिंग में फंसता है तभी वो लंबी चेन बनती है। मैंने वही काम किया है कि हमारी जितना भी मारवाड़ी मिथिला महामंच की जितनी भी सदस्या हैं और लायंस क्लब की भी जो सदस्या हैं, सारी की सारी सदस्या यहाँ आई हुई हैं और मैंने सबको इसके विषय में इंफॉर्मेशन दिया है। तो मुझे निश्चित लग रहा है कि उन लोगों को इसमें उत्सुकता आएगी, एक जागरूकता आएगी। और जब महिलाएं मेरी जागरूक होती हैं, आपको भी पता है कि महिलाओं का में जोश आना जब देश की सत्ता बदल देता है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कर सकती हैं। एक बड़ी समस्या है, एनीमिक बहुत ज़्यादा है महिलाएं इस क्षेत्र में, तो उनका कैसे पहचान होगा और उनको मतलब एनीमिया से कैसे निकाला जाए? मैंने अभी सबसे पहले यही बताया कि जितनी भी महिलाएं आप लोगों में से हैं, सबको एजुकेट करना पड़ेगा अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन के लिए, उनकी लाइफ के लिए। मैंने बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी जनरली होती है, जो खुद को पता नहीं चलता है कि मेरे शरीर में धीरे धीरे क्या कम होता जा रहा है। और जब एक बार मान लीजिए कि ब्लड डोनेशन की ही बात है या ब्लड एक्सेप्ट करने की ही बात जब आती है, तो उन लोगों का हम लोग एनीमिया का प्रोफाइल तो निश्चित रूप से कराते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का लेवल का जैसे एस्टिमेशन होता है तो डिटरमिन हो जाता है कि हाँ ये एनीमिक है। एनीमिक है तो कम से कम ब्लड डोनेशन के बहाने ये तो पता चला कि एनीमिक है। और एनीमिक है तो मल्टीपल सोर्सेस हैं उनके न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन को ठीक करना। गवर्नमेंट के द्वारा भी, बहुत सारे महिला मंच के द्वारा भी, मारवाड़ी महिला मंच के द्वारा भी, हम लोग के भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयरन की गोलियों का फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। और हॉस्पिटल में तो हर महीने आप जितना गोली चाहें उतना गोली आप सरकारी अस्पताल से ले सकते हैं। तो आयरन सप्लीमेंटेशन की एक गोली प्रत्येक दिन लेने से उनके एनीमिया की बात को दूर किया जा सकता है। अभी आपने जिक्र किया जो प्राइवेट ब्लड बैंक जो आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, आपके यहाँ भी शुरू हो रहा है, तो इसमें 3 फायदे मिलेंगे, जिसमें 2 तो कम से कम डोनेट करने वालों को मिलेगा। तो डोनेट करने वालों को हम लोग 2 कंपोनेंट्स निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि एक तो उनका कार्डधारी होंगे और आपातकाल में जब भी उसे लगेगा जनरली सामान्यता होता है कि भाई क्योंकि हम एक प्लेट के सेगमेंट्स को 3 कंपोनेंट्स में यहाँ बांट के चलेंगे। और ब्लड कंपोनेंट में हम लोगों ने अपने यहाँ का प्रपोजल रखा है यहाँ के पेशेंट के हिसाब से कि जनरली दरभंगा मेडिकल कॉलेज में या किसी ब्लड बैंक में एक ब्लड देने के लिए एक बार आपको ब्लड देना पड़ेगा यूनिट, तो आपको ब्लड मिलेगा। हम लोग यहाँ 1 से 3 बनाएंगे, तो अगर 1 से हम 2 भी पब्लिक को देते हैं अपने डोनर्स को, तो मेरे पास 1 का रिजर्वेशन एक्स्ट्रा आएगा, जो हम एक नए आदमी को हम लोग ये कर सकते हैं। खासकर वैसे मैंने जनरली देखा है कि जो भी आदमी डोनेट करते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होते हैं और उनको एनीमिया जनरली होता नहीं और ब्लड की जरूरत रेयरली ही ऐसे फैमिली में पड़ती है। खासकर वैसे आदमी जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सजग नहीं होते हैं, उन्हीं आदमियों को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ब्लड लेना पड़ता है या फिर प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है या वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो जनरली इस प्रकार जो डोनेट करने वाले हैं उसमें सामान्यतः उन लोगों को जरूरत पड़ती ही नहीं है। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।